हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट कर लिया था ऑलरेडी, और आज इसका सेकंड लेक्चर है। और बायोमोलिक्यूल्स में मैंने पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट किया था। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कार्बोहाइड्रेट। अब तक तो आपने बस केमिकल ओनली इसकी जो थ्योरेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो पढ़े होंगे बायोलॉजी के एस्पेक्ट से। केमिस्ट्री में भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डीप में। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप एंट्रेंस लेवल तक किससे कर सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो बायोमोलिक्यूल्स एक बार छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं लास्ट क्लास का शॉर्ट में। तो बायोमोलिक्यूल्स कैसे मोलिक्यूल्स है, कौन से मोलिक्यूल्स हैं? सो दोज मोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जो मोलिक्यूल्स मिलेंगे, जो मिलते हैं मोलिक्यूल्स, उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ये भी बोल सकते हो दोज मोलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो ये है बायोमोलिक्यूल्स। तो कौन कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब इन्हीं सब मोलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है 1 by 1। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट। पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट। है दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे इतनी तुझसे वफा। चलो भाई, पार्ट 1 मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और दोज which give these on hydrolysis। तो वे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इन्हें बनाएंगे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को। जैसे सपोज करो ग्लूकोज, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। चलो, तो ये कार्बोहाइड्रेट है भाई। मैंने अभी बताया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, क्योंकि ये देखो ग्लूकोज CHO CHOH 4 times CH2OH, ये ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। अब इसमें देखो OH बहुत सारे हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज हो गया। अब वो कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इन्हें बना देंगे। अब जैसे सपोज करो मैंने ले लिया माल्टोज। अब माल्टोज का आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो माल्टोज बना देता है ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। तो माल्टोज भी क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। तो वो कंपाउंड्स जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो वो कार्बोहाइड्रेट है, या वो भी जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बना रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। अब हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं इसके। मैंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन कराया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। तो बेटा हाइड्रोलाइसिस के बेस पर इसका मैंने क्लासिफिकेशन बताया था आपको। Carbohydrates are of 3 types: monosaccharides, saccharides, oligosaccharides
पॉलीसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड कौन से हैं? तो मोनोसैकेराइड्स वे हैं जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और वो डिकम्पोज ना हो, वे मोनोसैकेराइड्स हैं। ये कौन कौन से हैं मोनोसैकेराइड्स? तो प्यारे बच्चों, ये है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मैंने आपको मेन बताए हैं। ये 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड हैं। C6H12O6 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स वो हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट बनाएंगे, मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये है हमारे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है नंबर में कुछ नंबर में थोड़े से, ठीक है। तो 2 से 10 तक 9 हो जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये आपके सिलेबस में है ओलिगोसैकेराइड्स में। ऑल्दो ये तीनों ही डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो इनका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 2 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास है सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बना देगा एक तो ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। इसका मतलब सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से। माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 यूनिट बनेगी, ग्लूकोज और दूसरी भी बनेगी ग्लूकोज। लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और दूसरा बनेगा गैलेक्टोज। तो ये इनकी यूनिट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की। इन तीनों का ही फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। और इनका भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। ये तीनों ही हेक्सोज है। ग्लूकोज भी हेक्सोज है, फ्रक्टोज भी हेक्सोज है और गैलेक्टोज भी हेक्सोज है। तो आपके सिलेबस में हेक्सोज ही है। मोनोसैकेराइड जो है तीनों, वे तीनों हेक्सोज ही हैं। हेक्सोज वो है जो 6 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट है। पोली का मतलब होता है लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मैनी या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो ये हो जाएगा आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ये तीनों ही पॉलीसैकेराइड्स हैं और तीनों का ही फॉर्मूला होता है C6H10O5N। अब इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर में आपको मिलेंगे। जैसे स्टार्च का कर दोगे तो N मिल जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा क्योंकि ग्लूकोज भी बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे क्या 2 टाइप के ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज अल्फा और बीटा, मतलब एनोमर्स। ये एनोमर्स है इसके, अल्फा और बीटा, ठीक है। C6H12O6 ये बन जाएंगे बीटा डी ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से भी अल्फा ग्लूकोज। तो ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट। इतना मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब क्लासिफिकेशन करूंगा मैं नंबर 2, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेस्ट। क्लासिफिकेशन नंबर 2, क्लासिफिकेशन
बेस्ड ऑन दी टेस्ट, टेस्ट के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो टेस्ट के बेस पे होते हैं नंबर 1, एक को बोलते हैं शुगर और दूसरे को बोलते हैं नॉन शुगर। तो शुगर उन्हें बोलते हैं जो टेस्ट में स्वीट हो, जो टेस्ट में स्वीट हो उन्हें बोलते हैं शुगर। अब कौन से टेस्ट में स्वीट होंगे, ठीक है। अच्छा पहले है ना इसका डायग्राम सा बना लो, कभी मुझसे फिर कहो आप कि सर आपने नोट नहीं करने दिया, बना लो इसे शॉर्ट में जल्दी से। कोई नसीहत चलो आई होप बन गया होगा अब। चलो भाई देखो शुगर कौन से हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स, दोज क्या नाम ही बता देता हूं इनका, all monosaccharides, all monosaccharides and oligosaccharides, all monosaccharides and oligosaccharides are crystalline solid, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ट्रू सॉलिड हो, क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो, सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water and sweet in taste are called sugar। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, वाटर में सॉल्युबल हो, टेस्ट में मीठे हो, वो शुगर है। तो ये कौन से होते हैं, तो बस आपको इस पर अंडरलाइन करनी है, मोनोसैकेराइड होते हैं ये और ओलिगोसैकेराइड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं ग्लूकोज शुगर है तो यस आप बोलोगे हाँ सर ग्लूकोज शुगर है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा फ्रक्टोज शुगर है तो आप बोलोगे सर यस फ्रक्टोज शुगर है, क्योंकि ये दोनों मोनोसैकेराइड है। अब मैंने क्या बताया था, सारे मोनोसैकेराइड। और गैलेक्टोज शुगर है तो यस गैलेक्टोज शुगर है। माल्टोज यस शुगर है। सुक्रोज, सुक्रोज तो चीनी होती है जो हम रोज घर में खाते हैं, ये चीनी होती है, शुगर इसे तो वैसे भी शुगर ही बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन शुगर कौन से हैं, जो मीठे ना हो, इनसॉल्युबल है वाटर में और टेस्ट में मीठ और अमोर्फस सॉलिड हो। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, ऑल पॉलीसैकेराइड्स, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड जो मतलब ट्रू सॉलिड ना हो, जैसे कि वुड, ठीक है। अमोर्फस सॉलिड रबर, तो ऐसे सॉलिड है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में नहीं होते। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डालोगे तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे।
and do not produce sweet taste. Do not produce sweet टेस्ट। तो मीठा टेस्ट ना प्रोड्यूस करें उन्हें बोलते हैं हम नॉन शुगर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? सेल्यूलोज, ये हमारा है नॉन शुगर। स्टार्च, ये हमारा है नॉन शुगर। ग्लाइकोजन, ये हमारा है नॉन शुगर। तो ये अब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हाइड्रोलाइसिस के बेस पे 3 टाइप के हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और शुगर नॉन शुगर के बेस पे ये 2 टाइप के हैं। एक तो शुगर जो स्वीट हो और दूसरे नॉन शुगर। स्वीट कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। और नॉन शुगर कौन से होते हैं? सारे के सारे पॉलीसैकेराइड। हो गए बेटा? चलो भाई नेक्स्ट करते हैं अब नंबर 3 क्लासिफिकेशन, और इसके बाद बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन reducing and non-reducing शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होती है? तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम सैकेराइड्स बोलते हैं। शुगर, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, शुगर मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जनरली जब भी मैं कभी शुगर बोलूंगा तो कार्बोहाइड्रेट ही समझ लेना, ठीक है? तो रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और करके भी लिख दो, और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। देखो भाई, those carbohydrates which reduces tolerance reagent or Fehling solution are called reducing sugar। तो अब आप क्या प्रैक्टिकल करके देखोगे? नहीं, प्रैक्टिकल करके देखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कौन से रिड्यूसिंग होते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है? all मोनोसैकेराइड्स, सारे मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से?
जितने भी हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, all monosaccharides and all disaccharides all monosaccharides and all disaccharides। डाइसैकेराइड कौन सा? एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट sucrose are reducing sugar। तो सारे मोनोसैकेराइड और सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज को छोड़ के। अब समझो, देखो ये है मेरे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज, और मैं अगर इसके फेलिंग टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करा दूं, अगर टॉलेंस रिएजेंट, तो ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा सिल्वर मिरर में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ने टॉलेंस रिएजेंट का कर दिया रिडक्शन, और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट में शुगर। तो वो शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे सिल्वर मिरर में, वो रिड्यूसिंग है। तो ग्लूकोज कैसा हो जाएगा? रिड्यूसिंग। अभी मैं आपको बता रहा हूं ग्लूकोज होता है, मैं आगे भी बताऊंगा क्यों होता है, और मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे पहचान करोगे किसी कंपाउंड की कि वो है रिड्यूसिंग या नहीं है। फ्रक्टोज, इसमें मिलाओ भाई टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या ये रिड्यूस कर देगा इसको? यस। रेड ब्राउन पीपीटी आ जाएगी, रेड ब्राउन पीपीटी किसकी? Cu2O की, और यहां पे आ जाती है सिल्वर मेटल की। तो इसका मतलब, अरे यार टॉलेंस ही तो है, दिमाग ही खराब हो रहा है, बिल्कुल ही पागल हो रहा हूं भाई। ऐसा जब होता है जब इंसान पागल होने वाला होता है। तो तुम्हारे सर अब होने वाले हैं पागल, दिमाग चल गया अब तुम्हारे सर का। यहाँ टॉलन लिखा हुआ है, वहां लिख दिया मैंने फेलिंग का रिजल्ट। तो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रक्टोज भी क्या हुआ? रिड्यूसिंग। और सिंपल सी बात है, मैंने ऊपर बता दिया था ऑल मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग। तो ये मोनोसैकेराइड है तो रिड्यूसिंग है, ये भी मोनोसैकेराइड है तो रिड्यूसिंग है। अब आ जाओ गैलेक्टोज, टॉलेंस रिएजेंट डाल दो गैलेक्टोज में, टॉलेंस रिएजेंट की जगह फेलिंग सॉल्यूशन अगर हो तो वो भी डाल सकते हो। फिर सिल्वर मिरर नहीं आएगा, रेड ब्राउन पीपीटी आएगी, तो ये बनेगा सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। तो ये कैसा हो जाएगा? गैलेक्टोज रिड्यूसिंग। तो ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं और तीनों ही रिड्यूसिंग है। अब ले लेता हूं मैं डाइसैकेराइड्स। है दिल ये मेरा, ये तीनों है मोनोसैकेराइड्स। सुक्रोज, सुक्रोज में डाल दिया मैंने टॉलेंस रिएजेंट, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा सुक्रोज से। क्यों रिड्यूस नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप नहीं है, या ये एसिटल और कीटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन बताऊंगा मैं आगे, अभी बस ये समझो कौन प्रोड्यूस करता है सिल्वर मिरर, कौन नहीं करता है। तो आपके सिलेबस में अभी 12th तक के में ये नहीं पूछेगा क्यों नहीं करता है, लेकिन मैं बताऊंगा वो भी सारी चीजें, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं नीट लेवल तक का। माल्टोज, टॉलेंस रिएजेंट, यस, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। लैक्टोज,
सिल्वर मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा सुक्रोज को छोड़ के तीनों ही डाइसैकेराइड्स, दोनों डाइसैकेराइड्स सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हुआ रिड्यूसिंग, ये भी हुआ रिड्यूसिंग, और ये हुआ नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, अब और कोई नहीं करेंगे भाई रिड्यूस, जब ये ही नहीं कर रहे तो अब और कौन करेगा। अब आ जाएगा स्टार्च और सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। अगर इन तीनों में आपने टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये तीनों क्या हुए, ये पॉलीसैकेराइड्स हैं और ये तीनों क्या हुए, नॉन रिड्यूसिंग। अब आपको पता चल गया होगा कौन रिड्यूसिंग शुगर होता है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, सारे डाइसैकेराइड्स होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक समझ लो भाई। Those carbohydrates which contain which found in their hemiacetal or hemiketal form, hemiacetal और hemiketal form are reducing। तो ये है ट्रिक पहचानने की कि कौन रिड्यूसिंग है, कौन रिड्यूसिंग नहीं है, ट्रिक। और मैं ग्लूकोज का तो सिंपल तरीके से बता सकता हूं आपको। देखो जैसे ये है ग्लूकोज, तो पेपर में आ गया बताओ कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं है, ये ग्लूकोज रिड्यूसिंग है नहीं है। आप कहोगे है भाई रिड्यूसिंग, क्यों? टॉलरेंस रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराओ, जब इसके टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे आप ग्लूकोज की, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड की ही जो रिएक्शन होती है टॉलरेंस रिएजेंट की, और सिल्वर मिरर रिड्यूस हो जाएगा। अब देख लो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग। तो ये रिएक्शन लिख सकते हो। अब वो साइक्लिक फॉर्म में देगा, बताओ ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, तो वहां पर आपको ये याद करना पड़ेगा हेमीएसिटल और हेमिकीटल फॉर्म में होना चाहिए। अब हेमीएसिटल और हेमिकीटल का मतलब क्या है? हेमीएसिटल और हेमिकीटल का मतलब ये है कि जब वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी और वहां पर ईथर वाला ग्रुप होगा, उससे कार्बन जो भी होंगे दोनों, ये जो दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन की जो फॉर्म है, इन पे OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी पे भी, इस पे हो और इस वाले पर हो OH ग्रुप, तो ये होगा रिड्यूसिंग। ये तो हो जाएगा, अगर यहां पे H हुआ तो ये हो जाएगा हेमी एसिटल।
और अगर यहाँ पर H ना हुआ, सिर्फ कार्बन हुए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हेमिकीटल। हेमिकीटल, जैसे एक कार्बन आगे वाला हो जाएगा और एक कार्बन कोई साइड में हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर इस पे हो गया OH और यहाँ पर हो गया इस पे CH2 या कुछ भी, तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी साइक्लिक रिंग में या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में OH हो और उसके साथ H हो तो वो हेमिएसिटल होगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैंने याद करो ऐसी स्ट्रक्चर बनवाई थी एल्डिहाइड की, C डबल बॉन्ड O, और इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराई थी। तो जब मैंने अल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराई थी तो ये बन गया था मेरे प्यारे बच्चों, O का बन जाएगा OH, इस वाले O का बन जाएगा OH, और यहां पे कौन सा आ जाएगा OCH3। तो अगर देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो ग्रुप बन रहा है एल्कोक्सी मिथॉक्सी, और उसके साथ OH आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया एसिटल, और OH कीटल में भी आएगा और OCH3 भी आएगा कीटल में। लेकिन अगर यहाँ पर H आ गया तो एसिटल रहेगा और कार्बन रहे दोनों साइड तो कीटल हो जाएगा, सिंपल। तो देखो ये एसिटल इस टाइम, और ये जो मैं अब बना रहा हूं क्योंकि ये इस टाइम एल्डिहाइड है, तो ये क्या बन जाएगा इससे एसिटल, और मैं इस टाइम दे रहा हूं इसमें कीटोन, और इसकी रिएक्शन CH3OH से अगर कराऊं तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगी C कीटल, हेमिकीटल। हेमिकीटल, ये हेमिकीटल है। OH आ जाए ना सिर्फ तो भी वो रिड्यूसिंग है, लेकिन दो कार्बन होने चाहिए, और सिर्फ OH आ जाए और H आ जाए तो वो भी रिड्यूसिंग है, क्योंकि वहां पर एक जगह बस R होना चाहिए। अब देखो मैं इसे करके दिखाता हूं ट्रिक से। सपोज करो ये आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, बताओ कि रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, तो आंसर है मेरा इसका इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग। पहली बात तो ये मैंने आपको बता रखा है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, और ये क्या है सुक्रोज। अब आप देख लो ईथर वाला ग्रुप, एक तो ये रहा कार्बन, एक ये रहा कार्बन, क्या इन दोनों में से किसी के भी साथ OH ग्रुप अटैच्ड है? नहीं है। यहाँ पे है H और यहाँ पे है CH2OH, OH होना चाहिए OH, ठीक है, नहीं है ये रिड्यूसिंग शुगर। इसे देख लो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे OH है? नहीं है। यहाँ OH है? नहीं है। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये है मेरे पास माल्टोज। माल्टोज, अब देखो ईथर ग्रुप के साथ ये रहा, यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है। तो दूसरी स्ट्रक्चर देखो, ईथर ग्रुप के साथ ये आ रहा ना OH, और यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे OH आ गया ना, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग है इस OH की वजह से। नेक्स्ट, ये ट्रिक है पहचानने की डायरेक्टली, ये इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें आगे बताऊंगा मैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरानोज स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, बताओ ये है। अब देखो ये रहा ईथर ग्रुप, अब यहाँ पर नहीं है OH, यहाँ भी नहीं है OH, इसे देखो ईथर ग्रुप, यहाँ आ रहा है ना OH, यस, ये है रिड्यूसिंग शुगर। तो ये है हमारा ग्लूकोज, पता भी होगा आपको, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ये ग्लूकोज है। तो ये रिड्यूसिंग है नहीं है? देखो ईथर ग्रुप ये रहा, इसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ OH है, तो मतलब ये हेमी एसिटल बना रहा है भाई, हेमी एसिटल, मतलब ये रिड्यूसिंग है। ईथर वाला ग्रुप ये रहा ना, अब देखो ये बन रहा है एल्डिहाइडिक ग्रुप का एसिटल नहीं बन गया, यहाँ पर CHO था, अब एल्डिहाइडिक ग्रुप का क्या बन गया OH। बस और भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको अब ट्रिक बता दी, इससे ज्यादा कोई भी नहीं बताएगा, ना इससे ज्यादा कभी आएगा, कोई नहीं बताएगा 100%। तो ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने तीनों क्लासिफिकेशन बता दिया आपको। अब मैं कराता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स है उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, वो जरूरी है बताना, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हेक्सोज ही होते हैं क्या? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स ट्राइओज भी होते हैं, टेट्रोज भी होते हैं, पेंटोज भी होते हैं, हेक्सोज भी होते हैं।
लेकिन जो आपको पढ़ने है ना आपके सिलेबस में, जिसकी डीप स्टडी करनी है, वो सिर्फ हेक्सोज है और उसका नाम है ग्लूकोज। ऑल द फ्रक्टोज भी है पर ग्लूकोज ज्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो भाई देखो, यार कुछ बच्चे आप मेहनत नहीं कर रहे हो, अब भी टाइम कोई नहीं बचा है, नवंबर ऑलमोस्ट 20 आज तो खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म क्या 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपका बायोमोलिक्यूल से कंप्लीट हो पाएगा। आपने अब भी उस तरीके से मेहनत नहीं करनी स्टार्ट की जिस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इतने दिन से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बेकार होते जा रहे हो दिन पर दिन, जितने ज़्यादा एग्जाम पास आ रहे हैं उतने ज़्यादा तुम लेजी होते जा रहे हो। भाई मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं है आपके पास, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है आपकी लाइफ का। ये मान के चलो ये फाइनल मैच है, जैसे इंडिया फाइनल हार गई ना, आप भी फाइनल हार जाओगे अगर आपने अब अच्छी तैयारी नहीं करी तो, ठीक है। तो मेहनत कर लो। मैंने इंडिया का एग्जाम्पल, उसका इंडियन टीम का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि यार दिमाग खराब हो गया कल का मैच देख के। मतलब सुबह से बैठे हुए थे उनकी बैटिंग देखने के लिए, बस जब तक तो अच्छा लगा, जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खेले थे, उसके बाद तो सर में दर्द हो गया। उसके बाद देखा ही नहीं, बस बीच बीच में देख रहे थे जाके कभी कोई विकेट हो गई। शुरू में जब 3 विकेट हुई ना उनकी, बस हमें होप सी हो गई कि हाँ भाई अब तो हो सकता है कुछ। उसके बाद आउट ही नहीं हुए। इतने बदतमीज से खिलाड़ी आए हैं ऑस्ट्रेलिया के, पर यार वे डिजर्विंग है, उन्होंने मेहनत करी है। जो भाई खेल है, 2 में से 1 तो जीतना ही है। आप कुछ अपने दिमाग पे ले जाएंगे, हार गए, भाई हार गए तो हार गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तुम जाके खेल लेते हो उनकी जगह पे, ऐसे नहीं होता। खुश रहो, चिल करो, दोबारा आएगा 4 साल बाद, फिर देखना अपने बच्चों के साथ बैठ के। अरे तुम्हारी तो 4 साल बाद शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी तो जैसे तुम्हारे काम है ना, ऐसे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी 4 साल बाद, नहीं तुम्हारी 10 साल बाद भी नहीं होगी। पढ़ते लिखते हो नहीं, तुम इतने बदतमीज होते जा रहे हो दिन पे दिन। इतने प्यार से समझा रहा हूँ मैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बस पता नहीं क्या ही है तुम्हारे दिमाग में। एक तो आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं, मैं तो सबसे बड़ी गलती मानता हूँ पेरेंट्स की, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बच्चों पे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जबकि एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जब भी ध्यान नहीं देते बच्चों पे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, बस फ्री छोड़ दे टीचर के ऊपर। टीचर कहाँ तक, टीचर को तुमने मारना, टीचर पिटाई नहीं कर सकता, मारेगा तो तुम पहुँच जाओगे हमारे बच्चे को मार दिया। टीचर समझाएगा तो समझेंगे, वो है नहीं। छोटी उम्र में क्लास 11-12 तक तो कम से कम बच्चों पे प्रेशर थोड़ा सा पढ़ाई का होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है। ये एज ऐसी होती है, इसमें वो खुल के जीते हैं हमेशा। तो खुल के जियो, चिल करो, लेकिन पढ़ाई जो जिम्मेदारी पेरेंट्स ने दी है उसको भी तो पूरा करो। लेकिन वही है ना, मैंने बोला अभी पेरेंट्स मानते नहीं है, बच्चों का गलत तरीके से सपोर्ट करते हैं। कोई टीचर अगर किसी बच्चे को कुछ कहेगा तो इसका मतलब ये है उस बच्चे ने जरूर कुछ ना कुछ गलत करा होगा, इनडिसिप्लिन होगा आपका बच्चा, उसने कुछ गलत काम करा होगा, कुछ बदतमीजी से बोला होगा टीचर से, पर नहीं बात नहीं सुननी कुछ भी, हमारे बच्चे को मार दिया छुट्टी। ऐसे नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती आजकल के पेरेंट्स बेकार हो चुके हैं बिल्कुल। हमारे पिताजी तो जाते थे स्कूल में, खड़ा करके बोलते थे कि कितना भी मार लो, हड्डी हड्डी दे देना, खाल वाल भी उतार लो इसकी। अब भाई खुद भी बजाते थे, वहाँ पे भी जाके वहाँ पे भी पिटवाते थे हमें तो। और आपका देख लो ना, तो स्कूल में टीचर मार सकता है ना घर पे पेरेंट्स कुछ कहते, पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हो, पूरे दिन टीवी में लगे रहते हो। मोबाइल को मैंने 1000 बार बोला है फिल्टर कर दो, बस केएस इंस्टीट्यूट की वीडियो आनी चाहिए या फिर कोई अच्छा एजुकेशन चैनल। ये जो उल्टी सीधी रिकमेंडेड वीडियोस आती हैं इनको बंद करो फिल्टर्ड करके। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे किया हुआ है, अच्छी बात है जिन्होंने फिल्टर कर दिया, मेरे कहने से थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे बताया भी कि सर अब आपकी वीडियो आती है बस, और हमने 1-2 यूपीएससी वगैरह के सब्सक्राइब किए हुए हैं, बस उनकी ही वीडियोस आती है, बस ये फालतू के शॉर्ट्स वगैरह नहीं आते। वो उल्टे सीधे लोग पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज मैं वहाँ जा रही हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, व्लॉग इनमें लगे हुए हैं।
पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि टीचर क्या है, हम क्या हैं, क्या आपको करना चाहिए, कर्म का सिद्धांत सिखाना चाहिए, भगवत गीता के नियम बताने चाहिए कि क्या कृष्ण जी ने हमें बताया है, कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। संस्कार डालो यार, अगर तुम बच्चों में संस्कार डालोगे तो होगा क्या, जो आपने जोड़ा हुआ है उसको उसकी जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप संस्कार अच्छे नहीं दोगे, जो आपने जोड़ा हुआ उसे मिट्टी में मिला देगा और अपना तो जीवन खराब कर ही देगा और आपका भी जीवन खराब कर देगा। तो बच्चों में अच्छे संस्कार डेवलप करो। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ टीचर की नहीं है कि टीचर के पास भेज दिया, हम वहाँ पढ़ाएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स या उसमें संस्कार भी डालेंगे। संस्कार डालेंगे, हमारी कहाँ इतने सुन रहे हैं पेरेंट्स, चांटे मार के समझाओ आप। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना, कैसा बच्चा। ज़्यादा सेंसिटिव है तो कम मार लो, कम सेंसिटिव है तो थोड़ा 2-3 थप्पड़ लगा के समझा दो, प्यार से समझा दो, कैसे भी समझा दो। पर नहीं यार, कोई नहीं, सब छोड़ दिया। बच्चे अब टेंशन फ्री रहो तुम, हम हैं तुम्हारे पीछे, जो भी कमा रहे हैं तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादातर बच्चों में तो ये थिंकिंग आ चुकी है। मैं अगर उनसे कह देता हूँ बेटा पढ़ाई कर लो, सर क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, इतनी ज़मीन पड़ी है, पापा कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे लिए है, बिक जाएगी, मुआवजा आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उनके अंदर माइंडसेट उनका इस तरीके से बना हुआ है, तो हम उन्हें कितना भी समझा ले, यही है। अब छोटे वे 12th क्लास में है, अब स्कूल में कार लेके आ रहे हैं, स्कूल में बाइक्स लेके आ रहे हैं। अबे भाई थप्पड़ मार के उन्हें पैदल भेजो। जब तुम उन्हें मेहनत करने नहीं सिखाओगे तो वो करेंगे क्या जीवन में? आपने नाश करा हुआ है, ये पेरेंट्स ने नाश कर रखा है अपने बच्चों का। जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी मुझे पीटते थे, मारते थे, जब कुछ भी करते थे, मैं समझता था, मैंने कहा यार ये मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। अब मुझे अच्छा लगता है, हमारे अंदर ऐसी उन्होंने आदत डेवलप कर दी कि हमने अपने ही दम पर, मैं अपने दम पे नहीं बोल सकता, सब पेरेंट्स की ही कृपा है, भगवान की कृपा है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, अब भी जी रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हमें ऐसा तो बना दिया कि हाँ, हम किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटेंगे, डर नहीं लगता हमें, कुछ भी होता है हाँ तैयार रहते हैं हम हमेशा। तो ये अब ठीक लगता है हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ। उस टाइम पे लगता था दूसरों के बच्चे तो पैसे लेकर आ रहे हैं, दूसरों के बच्चे, मेरे पापा पैसे मांगते थप्पड़ मारते थे कान पे, पैसे, मैंने पापा 2 रुपये दे दो, 2 रुपये के लिए थप्पड़ लगता था। मैंने पापा से फिर कभी पैसे नहीं मांगे। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ सीन होता था। अब जैसे हम मोहल्ले में, तुम्हें पता ही है लड़के होते हैं, वो क्रिकेट विकेट खेलने जाते थे और मैं भी कभी उनके साथ चला गया, पापा ने देख लिया दूसरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। उनके 2 ही सिद्धांत थे, या तो पढ़ाई करेगा या घर का काम करेगा। घर का काम मतलब हमारे घर का काम, कुछ मतलब घर का काम था हमारा। तो मैं टाइम निकाल के क्रिकेट खेलने चला जाता था। क्रिकेट का शौक था बचपन से ही, शौक क्या अब भी है, टाइम नहीं मिलता क्या करें। तो अब हमारी उम्र भी नहीं बची यार खेलने की, बूढ़े बुजुर्ग हो गए अब हम। तो एक दिन क्रिकेट ग्राउंड में पीटा बहुत जबरदस्त तरीके से बैट से। अब पीटते पीटते घर लेके आए। अगले दिन बच्चों ने भी खिलाने को मना कर दिया, हम नहीं खिला रहे भाई, किसी दिन तो हमें भी पीटेंगे फिर भाई। फिर उस दिन से क्रिकेट भी बंद। 8th क्लास की बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं। तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं 2 तरीके के। तो देखो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स आर classified as number 1 aldose और number 2 कीटोज। कीटोज, अब एल्डोज कौन से हैं? दोज मोनोसैकेराइड्स which contain aldehydic group
अब जिसमें CHO ग्रुप होगा वो मोनोसैकेराइड्स हैं, एल्डोज, उन्हें बोलेंगे हम एल्डोज। ठीक है, अब एल्डोज में इनको आप फिर बोल दोगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएंगे, ये एल्डोज है। अब कीटोज कौन से होंगे? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दोज मोनोसैकेराइड्स, यार थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग खराब आ सकती है। विच कंटेन कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज, कीटोसिस। ठीक है, अब देखो भाई, एक कंपाउंड है CHO, CHOH, CH2OH। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है। अच्छा, यहां पर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा एट C1 पोजीशन, फर्स्ट कार्बन पे होगा। कीटोनिक ग्रुप एट C2 पोजीशन, ये C2 पे होगा। ठीक है, अब देखो ये रहा, इसके अंदर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कार्बन 3 है, तो एल्डिहाइड और कार्बन 3 है, तो इसे बोलते हैं हम ट्राइओज, या इसको और अच्छे से मैं बोल दूं तो ये है ट्राइएल्डोज। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड है। अब इसे देखो CH2 CO CH2OH, इसका नाम है ट्राई कीटोज। ठीक है, उसके बाद आ जाओ CHO CHOH, ऐसे बढ़ाते चला जाऊंगा मैं चेन को, CHOH CH2OH, ये टेट्रोज है और टेट्रा एल्डोज है, टेट्रा एल्डोज। ये है टेट्रोज, ये है ट्राइओज, ये भी ट्राइओज है। इसका टेट्रोज बनेगा CH2OH, सेकंड पे कीटोनिक आएगा, थर्ड पे फिर CHOH बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही मोनोसैकेराइड्स बढ़ते चले जाएंगे। 6 तक बना लो इन्हें, 6 तक होते हैं हमारे CH3 CHOH, 1 2 3, अगले में 3 तक कर दिया मैंने, CH2OH, यह पेंटोज, पेंटोज है, इसमें बन जाएगा CH2OH CO CHOH, एक और आ जाएगा ट्वाइस CH2OH, ये हो गया पेंटोज। हेक्सोज, अब देखो ये बन गया CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, इसका नाम है एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। इसको एल्डोपेंटोज भी बोल देते हैं हम, एल्डोपेंटोज। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, और यही है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, और ये बन जाएगा CH2OH CO CHOH थ्राइस CH2OH, देखो इसमें 6 कार्बन है, और ये है कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मोनोसैकेराइड्स के टाइप हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो पढ़ने हैं ये मैंने बता तो दिया आपको,
ये एल्डोटेट्रोज है, इसे एल्डोटेट्रोज भी बोल देते हैं। जनरली आपको एल्डोटेट्रोज लिखा मिलेगा, एल्डोट्राइओज लिखा मिलेगा जनरली, लेकिन ट्राइकीटोज भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे आप, एल्डो ट्राइओज। ट्राइओज दोनों ही है, वो भी एल्डो ट्राइओज है। एल्डो टेट्राओज या टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज। चलो ये हो गया हमारे मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं, किसी में एल्डिहाइड ग्रुप हो, किसी में कीटोनिक ग्रुप हो। तो एल्डिहाइड वाले को बोलते हैं हम एल्डो कंपाउंड्स, इन्हें बोलते हैं हम कीटो कंपाउंड्स, ठीक है। कीटोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स एल्डो। अब आ जाओ भाई, अब हम पढ़ेंगे, इनकी स्टडी करेंगे अब हम। मजेदार टॉपिक, डीप स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और हमें पढ़ना है अब मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। तो मोनोसैकेराइड्स में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में सब कुछ, के ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सब चीज पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, नाइस वीडियो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज को हम क्या क्या बोलते हैं। तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं, ग्लूकोज इज, पॉइंट्स लिख लो, ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज का नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं और एल्डिहाइड होता है, इसी वजह से इसको बोलता हूं एल्डोहेक्सोज। सो इट इज एल्डोहेक्सोज। तो ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, बिकॉज it is optically active and rotates the plane of polarized light to the right। तो भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन वगैरह, मतलब सब चीजें आगे बताऊंगा, अभी केवल समझ लो कि ग्लूकोज है क्या। तो राइट को रोटेट करने वालों को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो, यार आज मच्छर से कहां से आ गए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ग्लूकोज, तो डेक्स्ट्रो उठा के ग्लूकोज में ऐड कर दिया, डेक्स्ट्रोज बन गया इसका नाम, ठीक है। ग्लूकोज का इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज C6H12O6। चलो तो बेटा अब करते हैं शुरू। ये हो गई ग्लूकोज के बारे में बात। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नंबर 1, दो प्रिपरेशन है इसकी। नंबर 1 फ्रॉम सुक्रोज। तो when sucrose undergoes hydrolysis in the presence of dilute HCl
ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है यहाँ पर, टू गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, और इनको फिर ठंडा करेंगे तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो C12 H22 O11 ये है सुक्रोज, इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस। अभी बताया था सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 में इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज और ये बन जाएगा फ्रक्टोज। तो इन दोनों को ठंडा करके अलग कर लेंगे, ठीक है, अलग हो जाते हैं आसानी से, इजीली। नंबर 2, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से ग्लूकोज हमारी बॉडी में होती है वाली रिएक्शन, स्टार्च हम जो रोज खाते हैं ना रोटी, तो उसका हाइड्रोलाइसिस होता है हमारे स्टमक में और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और हमारी बॉडी जो एनर्जी लेती है ना वो ग्लूकोज से लेती है। तो व्हेन सुक्रोज अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस in the presence of dilute HCl, ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। अब ग्लूकोज का ही पॉलीमर है स्टार्च, तो भैया ग्लूकोज ही तो बनेगा इसके डिकम्पोजिशन से। ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, तो C6H10O5 होल N हाइड्रोलाइसिस कर दो, डाइल्यूट HCl, ये है हमारा स्टार्च, और ये बन जाएगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। अब हम इसी ग्लूकोज को यूज करेंगे, वैसे इसका नाम है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो आज हम कर चुके हैं यहाँ पर ग्लूकोज को प्रिपरेशन कंप्लीट, ग्लूकोज के प्रिपरेशन को कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ओपन चेन स्ट्रक्चर करवा के आपको कराऊंगा इसकी केमिकल रिएक्शन, और ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दिस विल बी इन नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे जाना है पढ़ाने स्कूल, बाय बाय। पूरे 1 घंटे की वीडियो हो गई भाई। अच्छा नोट कर लो यार, मैंने शायद आपको नोट करने का टाइम नहीं दिया, कर लो। आज तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा है काफी, अब ऐसे लिखूंगा बड़ा बड़ा, पर ये जल्दी जल्दी लिखा है जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया आज टॉपिक। मैंने रिवीजन भी कराया है और अच्छे से डीप में आपको पढ़ाया भी है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ये जो मैं कंटेंट देता हूँ ना आपको, सच में मेरा ही लिखा हुआ होता है, और अपनी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में इतनी इजी वे में मैंने केमिस्ट्री आपको पढ़ाई है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आपको कोई चैलेंज, और मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर कोई इस तरीके से आपको केमिस्ट्री पढ़ा देगा, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें कि ये क्या है ये क्या है, मैं इतने ज़्यादा एलेबोरेट करके ओपन करके समझा के पढ़ा रहा हूँ, सच में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। चलिए, एनीथिंग फॉर यू, मेरे प्यारे बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। यार वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए भी कर दिया करो, और अपने गुरुजी के लिए भी कर दिया करो। आपके गुरुजी बहुत प्यार करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।